शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। इससे पहले मैंने स्पेशली ये 10th क्लास के लिए वीडियो बनाई है। वैसे ही है 11th 12th इकोनॉमिक्स में बीकॉम और बीपीएस सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने स्पेशली 10th क्लास अपने यहाँ के बच्चों के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चे जरूर देखें इसको। और इससे पहले भी मैंने आपको जो उपयोगिता ह्रास नियम में कुछ चीज़ें आपको पहले से वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था आखिर ये उपयोगिता या तुष्टिगुण होता क्या है, इससे आशय पढ़ा दिया था। सीमांत उपयोगिता क्या होगी और अब आपके कुल उपयोगिता क्या होगी, उसके डायग्राम और मैंने टेबल से भी समझाया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उपयोगिता ह्रास नियम से आशय एवं परिभाषा। तो सबसे पहले हम उपयोगिता ह्रास नियम से आशय समझेंगे। देखिए, उपयोगिता मैंने आपको बताई थी, मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित होती हैं और उसके पास सीमित साधन होते हैं और वो अपनी आवश्यकताओं को उन सीमित साधनों से पूरी करता है। तो कैसे पूरी करता है? जो आवश्यकता ज़्यादा तीव्र होती है, ज़्यादा तेज होती है, जिसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनकी, वो पहले पूरी कर देता है और जिनकी तीव्रता कम होती है उन्हें बाद में पूरी करता है। इस क्रम में वो आवश्यकताओं को अपनी पूरी करता है। अब आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होगी। कोई वस्तु चाहिए उसे, और उसे कौन सी वस्तु चाहिए? जो उसकी आवश्यकता को पूरी करने की, जिसके अंदर क्षमता हो, पावर हो। तो उस क्षमता को, जो आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता हो, तो जिस वस्तु में होगी वही वस्तु हमें उपयोगी होगी। और उपयोगी होने का मतलब उसमें वो पावर है, उस पावर या क्षमता को ही हम तुष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं। तो अब बात आती है उपयोगिता ह्रास नियम क्या? उपयोगिता ह्रास नियम हमें ये बताता है, ह्रास का मतलब होता है कमियां, कि उपयोगिता में हमें धीरे धीरे कमी आती रहती है। कैसे कमी आती रहती है? जैसे जैसे हम वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते रहते हैं, वस्तुओं की इकाइयों में वृद्धि करते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता जो है वो ह्रास होते रहता है, उपयोगिता में ह्रास होता रहता है, उपयोगिता में कमी आती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भूखा व्यक्ति है और उसे बहुत तेज की भूख लगी है। अब वो भूख मिटाने के लिए जिस वस्तु में भूख मिटाने की क्षमता होगी वही वस्तु उसके लिए उपयोगी होगी। अब वो उसके लिए रोटियां भी खा सकता है, एप्पल भी खा सकता है, सेब भी खा सकता है और कुछ भी खा सकता है जो खाने योग्य चीज़ें हैं। तो अब उसने सेलेक्ट करी कि मैं रोटी खाऊंगा। अब जब बहुत तेज भूख लगी है, भूखा व्यक्ति है, तो पहली रोटी उसके लिए सबसे ज़्यादा उसमें उपयोगिता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो तुष्टिगुण मिलेगा वो पहली रोटी से मिलेगा। उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देखा, जब हमें बहुत तेज भूख लगी होती है तो पहली रोटी जो हमारे सामने आती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगिता उसमें निहित होती है और हम चाहते हैं पहली रोटी हमें मिल जाए, इसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो इसका मतलब उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। अब जब एक रोटी हम खा लेते हैं तो अब दूसरी रोटी जब हमारे सामने आती है तो हमारी कुछ थोड़ी सी भूख जो है वो मिट जाती है, यानी कि हमें कुछ संतुष्टि हमारी समाप्त हो जाती है। तो अगली रोटी आती है तो उसकी उपयोगिता इतनी नहीं रह जाती है। अब हम उतने रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है जितनी की पहली रोटी पर है। तो दूसरी खर्च क्यों नहीं ज़्यादा करना चाह रहा है? क्योंकि उसकी उपयोगिता घट गई। ऐसे ही तीसरी रोटी पर और उपयोगिता घट जाती है और हमें तुष्टिगुण कम प्राप्त होता है और उसकी उपयोगी कम हो जाती है। ऐसे चौथी पर और कम, पांचवी पर और कम, और एक बिंदु वो आता है जहाँ पर उन रोटियों की उपयोगिता हमारे लिए शून्य हो जाती है, क्योंकि हमारा पेट भर चुका होता है, अब हम खाना बिल्कुल नहीं चाहते, तो जीरो उपयोगिता हो जाती है। और उसके बाद वाली इकाइयों की उपयोगिता वो अनुपयोगी हो जाती है, उसकी कोई भी हमें उपयोगी नहीं रहती है, यानी कि माइनस में उपयोगिता उसकी चली जाती है। ऐसे हम सेब का एग्जाम्पल दें, हम एक सेब की दुकान पर जाते हैं और हमें भूख लगी हुई है, तो हमें पहला सेब जब मिलता है तो उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे देखा जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताएं अगर वो पूरी होती हों तभी ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी की और कम रह जाती है, तीसरी की और कम, चौथी इकाई की और कम, पाँचवीं। अब कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कुछ परिभाषाएँ भी दी
जैसा कि मार्शल के शब्दों में, मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि, यानी मात्रा वस्तु की, जैसे कि रोटियों का मैंने एग्जाम्पल दिया था, 1 रोटी 2 रोटी 3 4 5 6 7, ऐसे हम मात्रा में उसकी वृद्धि कर रहे हैं। या सेब का एग्जाम्पल दिया था, सेब का 1 सेब 1 इकाई, सेब की 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई ऐसे वृद्धि कर। वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ का मतलब है पहली इकाई से जो हमें संतुष्टि मिली, जो तुष्ट गुण प्राप्त हुआ, फिर दूसरी से जो तुष्ट गुण प्राप्त हुआ, तीसरी से जो तुष्ट गुण, अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है। भाई पहले से हमें जो तुष्ट गुण प्राप्त हुआ वो मान लो 50 मिला था, दूसरे से फिर 40 मिला तो 40 का अतिरिक्त लाभ हो गया। अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी यूज होगा, काम में आएगा ये। अन्य बातें समान रहने पर इन्हीं पे मान्यताएं आधारित है। पर वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ, कह रहा वस्तु की मात्रा में जब प्रत्येक वृद्धि, जैसे 1 रोटी 3 2 3 3 4 ऐसे वृद्धि हो रही, वह लाभ क्रमशः घटता जाता है, यानी कि उस लाभ में, उस तुष्टि गुण में ह्रास आने लगता। घटने का मतलब है ह्रास आने लगता, कमी होने लगती। ऐसे दूसरी परिभाषा टॉम्स के शब्दों में है, किसी वस्तु की पूर्ति, पूर्ति का मतलब उसकी सप्लाई, यानी कि उसकी पर्याप्तता, पूर्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यानी पूर्ति तो बढ़ रही, उससे प्राप्त उपयोगिता उसकी मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। अभी हम टेबल से पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए रोटी की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे जो प्राप्त पुष्टि गुण है, पहले क्योंकि हम भूखे थे, भूखे कंडीशन में पहले से हमें जो पहली इकाई से जो तुष्ट गुण प्राप्त हुआ था वो 50 हुआ था, जब हमारी थोड़ी भूख मिट गई तो हमें दूसरे से जो तुष्ट गुण प्राप्त हुआ वो 40 हुआ, फिर तीसरे से 30 20 10 0 1। अब इसे आप 5 4 3 2 1 0 1 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 50 ही लिखें। तो ये तुष्ट गुण देख रहे हैं आप, इकाइयों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन तुष्ट गुण जो प्राप्त हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा, धीरे धीरे कमी होती चली जा रही, कमी को ही ह्रास कहा जाता है। अगर इसको हम कुल तुष्ट गुण की बात करें तो कुल तुष्ट गुण का मतलब है अब तक हमने जितनी इकाइयों का उपभोग कर लिया है उससे जो कुल प्राप्ति हुई। तो अभी तक 1 इकाई का उपभोग करा था तो 50 प्राप्त हुआ, 2 का तो 50 पहले से, दूसरे से 40 90 हो गया, तीसरे से 50 40 और 30 सबका टोटल कर दिया। ऐसे इसमें योग करते रहते हैं। और छठे नंबर पे देखिए रोटी से 0 का मतलब 150 और 0 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जहाँ पर इसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अधिकतम वो बिंदु होता है जिसके बाद माइनस होने लगे, तो यहाँ पर माइनस हुआ, इसलिए अधिकतम बिंदु ये है 150। इसके बाद इसको डायग्राम से भी समझें। देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, ये रेखा चित्र। तो यहाँ पर रोटियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये रोटी की संख्या होगी, जहाँ कीजिएगा आप। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्योंकि 50 तक बिंदु हैं तो 0 से बराबर बराबर अंतर पर 0 10 20 30 40 50 60 ये रोटी है। अब आप देख रहे हैं पहली रोटी से इसे कितनी तुष्ट गुण मिला था 50, तो पहली रोटी के सामने ये 50 पर एक बिंदु आपने लगा दिया, दूसरी रोटी के सामने ये 40 पर एक बिंदु लगा दिया था, तीसरी रोटी के सामने 30 पर एक बिंदु लगा दिया था, चौथी रोटी के सामने 20 पर एक बिंदु लगा दिया था, चौथी के सामने, और पांचवी रोटी के सामने ये देखिए 10 पर एक बिंदु लगा दिया था, और छठी रोटी के सामने 0 पर, ये 0 है 0 पर एक बिंदु, और सातवीं रोटी के सामने -10। फिर आप क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में जोड़ दोगे, ये तो ये रेखा आप देखिए, ये रेखा ऊपर से नीचे गिर रही है। ऊपर से जब नीचे कोई रेखा गिरती है तो इसका मतलब उसमें कमी आ गई, नीचे से ऊपर जाती है तो वृद्धि होती है। तो आप देख रहे हैं तुष्ट गुण रेखा है ये, तो तुष्ट गुण पहले रोटी पर ज़्यादा था, दूसरी पे कम, तीसरी पे और कम, चौथी पे और। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि वस्तुओं की, यानी कि वस्तुओं की इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है और उनका हम उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, जो सीमांत तुष्ट गुण है, जो प्राप्त तुष्ट गुण है, वो घटता चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं इस नियम की, उन मान्यताओं को पढ़ेंगे। मान्यताओं के बाद कुछ नियम के अपवाद भी होते हैं, यानी कि कुछ जगहों पर वो नियम लागू नहीं होता। मान्यताओं का मतलब है किन कंडीशन में कौन सी ऐसी
शर्तें होती हैं जिन जगहों पर वो नियम लागू होता है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, यानी कि महत्व क्या है इस नियम का, क्यों उसे पढ़ना जरूरी है अर्थशास्त्र में। तो ये सब चीज़ें भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट को, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रोफेसर मार्शल ने इसमें ये कहा था कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, एक वाक्य जोड़ा था जब उपयोगिता ह्रास नियम की हमने पढ़ा था मार्शल की परिभाषा में। तो प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की व्याख्या करते समय अन्य बातें स्थिर रहें वाक्यांश जोड़ा। ये वाक्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ मान्यता, यानी कि अन्य बातें समान रहने का मतलब है वो हमें मान्यताओं के बारे में, शर्तों के बारे में बताता है। तो ये नियम कब अप्लाई होगा, कब नियम हमारे लाइफ में आएगा, इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं, कुछ शर्तें हैं। तो आज अब हम उसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहली मान्यता या पहली शर्त है, वस्तु के उपभोग का क्रम लगातार होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि पहली रोटी से आपको उपयोगिता सबसे अधिक मिलती है, दूसरी उपयोगिता से उससे कम, तीसरी रोटी से उससे कम, और चौथी से उससे कम। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी जो रोटी की प्राप्ति है वो लगातार होती रहे। एक रोटी आपने खाई तो दूसरी रोटी तुरंत मिल जाए, तब तो ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक रोटी खाई आपने, आपको उपयोगिता 50 मिली, लेकिन दूसरी रोटी आपको 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद मिलती, तब तो आपकी भूख पुनः उतनी हो जाएगी, दोबारा से उतनी हो जाएगी, तो उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको 1 मिनट के गैपिंग में दूसरी रोटी भी प्राप्त हो जाए, तभी आपकी जो उपयोगिता है वो कम आएगी दूसरी इकाई से। इसके बाद आता है, वस्तु की इकाइयाँ गुण व मात्रा में समान होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। भाई आपको पहली रोटी मिली, आपके लिए उसकी उपयोगिता 50 थी, उससे तुष्टगुण 50 प्राप्त हुआ, लेकिन वो रोटी बिना मक्खन लगी हुई, सूखी रोटी थी। अब दूसरी रोटी आपको मिल जाए घी लगी हुई, मक्खन लगी हुई, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता आपके लिए बढ़ जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रहे, इस नियम की मान्यता है कि दूसरी रोटी से जो गुण है, दूसरी इकाई का जो गुण है या मात्रा है वो समान होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, तभी ये नियम अप्लाई होता है। तीसरा आता है, वस्तु की इकाइयों का मूल्य समान होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है। किसी वस्तु के सस्ती अगर हो जाए, जैसे एक वस्तु आपने कंज्यूम करी है, एक रोटी, और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाए, तो सस्ती कंडीशन में क्या करेंगे आप, एक के बाद अगर बाकी रोटियों की कीमत सस्ती हो जाती तो एक से ज़्यादा रोटियां आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा हो जाती। तो ये भी ज़रूरी है कि वस्तुओं का जो मूल्य है वो समान रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका, उपभोक्ता की मानसिक दशा समान रहनी चाहिए। एक रोटी किसी व्यक्ति ने खाई और उसकी उपयोगिता उसे 50 मिली, उसका तुष्टगुण 50 प्राप्त हुआ, उसके बाद उसे अपना होश ही ना रह जाए, उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आगे वाली रोटी की जो तुष्टगुण है उसे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसकी मानसिक स्थिति भी समान होनी चाहिए। वो एक रोटी खाने के बाद ऐसा ना हो नशा कर ले, कुछ नशे की कंडीशन में उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाए, तो ये नियम अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता आय, रुचि और फैशन में परिवर्तन। कोई भी व्यक्ति है, उसकी इनकम एकदम से ना बढ़ जाए या एकदम से इनकम कम ना हो जाए, उसकी रुचि एकदम से परिवर्तित ना हो जाए, या फैशन में उसके कोई परिवर्तन ना हो जाए। क्योंकि ये मैंने एक आपको रोटी का एग्जाम्पल दिया था, जैसे सेब के ऊपर लें, आय बढ़ने से जो है उसकी रुचि भी चेंज हो जाती है, उसकी आवश्यकताएं भी चेंज हो जाती हैं, रुचि में परिवर्तन होने से, फैशन में परिवर्तन होने से भी उसको ये नियम अप्लाई नहीं हो पाता है। तो दीर्घकालीन उपभोग वाली वस्तुओं के उपभोग में यदि फैशन, रुचि, आय और आदत में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है, स्थानापन्न वस्तु का मूल्य समान रहना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु का मतलब है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग होना। ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं होती, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आपकी चाय आप पीते हैं, चाय की जगह पर कॉफ़ी भी पी सकते हैं,
चीनी की जगह गुड़ भी यूज में ला सकते हैं। तो ये जो होती है स्थानापन्न वस्तु होती, चाय की स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी होती, चीनी की स्थानापन्न वस्तु जो होती है वो गुड़ होती है। तो अब इसमें स्थानापन्न वस्तुओं का अगर मूल्य परिवर्तन हो जाए, एकदम से रेट कम हो जाए, तो हम उस वस्तु को छोड़कर उस वस्तु पर चले जाते हैं, तब भी हमारा नियम ये लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। यानी कि उपयोगिता ह्रास नियम वैसे तो एक सर्वव्यापी नियम है, हर जगह ये नियम अप्लाई होता है, लेकिन कुछ उपर्युक्त दी गई हुई मान्यताओं को पूरा करने पर ये नियम लागू होगा और अन्यथा नहीं होगा। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें ये नियम लागू नहीं होता, उन परिस्थितियों को ही हम अपवाद या सीमाएं कहते हैं। और कुछ अपवाद निम्न प्रकार हैं। अब अपवाद को हमने दो रूप से बांटा है, एक तो नाम मात्र या दिखावटी अपवाद होते हैं, यानी कि जो रियल में अपवाद नहीं होते। तो पहला जैसे नाम मात्र के, और दूसरे होते हैं वास्तविक अपवाद। तो नाम मात्र के अपवाद में आता है पहला, वस्तु की इकाई की मात्रा के बहुत छोटा होने पर ये नियम अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपके सामने एक पकौड़ी कोई दे दे, या एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा दे दे, या एक सेब का छोटा सा टुकड़ा दे दे, तो ऐसी कंडीशन में पहले टुकड़े के बाद आपकी भूख और बढ़ जाया करती है। वो क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है, छोटी सी पकौड़ी है, छोटा सा रोटी, सेब का टुकड़ा आपकी संतुष्टि को कुछ बिल्कुल भी समाप्त नहीं कर पाता, तुष्टिगुण आपको बहुत कम प्राप्त होता है उससे। इसके बाद आता है तो, लेकिन यह अपवाद कहा गया है अर्थशास्त्रियों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों, लेकिन ये अपवाद सत्य नहीं है, क्योंकि यदि उचित मात्रा में उपभोक्ता को वस्तु दी जाए तभी ये नियम लागू होता है, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होता। मादक वस्तुओं का उपभोग, अब मादक वस्तुओं का उपभोग जैसे नशीली वस्तुएं हैं, तो जो व्यक्ति नशा करते हैं उनको एक बार वो चीज़ मिले तो अगली बार में और उसकी उपयोगिता उनके लिए बढ़ जाया करती। तो जब पहले ही कहा था कि इसमें एक मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति की मानसिक संतुलन स्थिति है वो समान रहनी चाहिए, और मादक वस्तुओं के बाद उस व्यक्ति की मानसिक संतुलन समान नहीं रहता, इसलिए ये भी अपवाद आपका दिखावटी अपवाद है। धन संग्रह की इच्छा, ये भी बिल्कुल सही है कि धन की प्राप्ति की जो इच्छा है लोगों में, आपको 100 रुपये पहले मिले तो आपकी संतुष्टि ज़्यादा होती, दोबारा मिले और संतुष्टि होती, संतुष्टि उससे बढ़ती जाती है। लेकिन इस अपवाद के बारे में भी देखिए क्या है, क्योंकि धन की लालसा आपके अंदर बढ़ती है, किंतु ये अपवाद भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा धनी व्यक्ति के लिए 1 रुपये की सीमांत तुष्टिगुण कम हो जाती है, धनी व्यक्ति के लिए जो है वो कम हो जाता है। तो ये भी आपका वास्तविक नहीं है। दुर्लभ और फैशन की वस्तुओं पर नियम लागू ना होना, कहा जाता है कि दुर्लभ का मतलब ऐसी वस्तुएं जो कुछ समय के बाद समाप्त होने वाली हैं, जो जल्दी मिलती नहीं है। अप्राप्य वस्तुएं जैसे कोई पुरानी पेंटिंग, डाक टिकट, पुराने सिक्के के संबंध में ये नियम क्रियाशील नहीं होता, क्योंकि इन वस्तुओं का संग्रह जितना अधिक होता है उतनी उत्तरोत्तर इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि पुरानी वस्तुओं को संग्रह करने की हमारी प्रवृत्ति होती है और ऐसी उपयोगिता उसकी बढ़ती। किंतु ये अपवाद भी उचित नहीं है, क्योंकि वस्तुओं के संग्रह से अधिक उपयोगिता तभी मिलती है जब प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न हो, अलग हो तभी मिलेगी। एक जैसी वस्तुओं पर कभी नहीं मिलती, और हमारे नियम में एक जैसी वस्तुएं होनी चाहिए। किसी वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने वाले, इस संबंध में टेलीफोन का उदाहरण ज़्यादा दिया जाता है। किसी नगर में यदि टेलीफोन की संख्या अधिक होती है तो इसका प्रयोग करने वालों के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे मोबाइल बढ़े हैं तो उसका प्रयोग भी अधिक बढ़ गया। किंतु ये अपवाद भी उचित नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार एक उपभोक्ता विशेष द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु की इकाई में वृद्धि होनी चाहिए, ना कि उपभोक्ताओं की। ठीक है, ये नियम भी आपका। अब कुछ वास्तविक अपवाद के बारे में देखें, जैसे मधुर संगीत। आप लोग कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपने देखा कि एक अच्छा गाना हो तो उसको आप बार बार सुनना पसंद करते हैं। बार बार सुनना इसलिए पसंद करते हैं कि उसकी उपयोगिता आपके लिए धीरे धीरे बढ़ जाती है, अगली बार से बढ़ जाती है पिछली बार से। ऐसे अच्छी पुस्तक के, अच्छी रोचक कविता का, अच्छी मूवीज़ का, ठीक है, ये सब। तो प्रोफेसर टॉन्जिंग का मत है
कि किसी मधुर गाने या सुंदर कविता के बार बार सुनने या पढ़ने से मनुष्य को पहले से अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए इस नियम का वास्तविक अपवाद है। परंतु कुछ अर्थशास्त्री, अब देखिए प्रोफेसर टॉन्जिंग ने तो कहा ये वास्तविक अपवाद है, इसीलिए इसे वास्तविक अपवाद में रखा गया, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इसे भी वास्तविक नहीं मानते। परंतु कुछ अर्थशास्त्री इस संबंध में टॉन्जिंग के मत या की आलोचना करते हैं, सहमत नहीं है। आलोचकों का कहना है कि अच्छे गाने या रोचक कविता को दोबारा या तिबारा सुनने या पढ़ने से पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त हो, लेकिन अंत में वह स्थिति आ जाती है जब कितना भी सुंदर गाना हो, मधुर गाना हो या कविता हो और अधिक बार सुनने या पढ़ने से मनुष्य का मन भर जाता है। ये बिल्कुल सही है, बार बार अगर आप 100 बार सुनेंगे तब तो आपका मन भर जाएगा, इनकी उपयोगिता उसकी कम हो जाएगी। दूसरा आता है उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में नियम लागू। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह कहा था कि उपभोग के प्रारंभिक अवस्था में लागू नहीं होता, कि प्रारंभिक अवस्था का मतलब इन्होंने यही कहा था एक रोटी का टुकड़ा आपको दिया जाए फिर दूसरा टुकड़ा दिया जाए तो आपको अधिक प्राप्ति होगी, या एक रोटी दी जाए दूसरी रोटी, लेकिन ये भी अपवाद जो है वो सही नहीं है, कुछ ने इसका खंडन भी करा। इन्होंने कहा था जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के बिंदु तक पहुंच जाता है तब इस बिंदु के पश्चात उपयोगिता के ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, अतः यह अपवाद भी निराधार है। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं वास्तव में उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद केवल नाम मात्र के ही हैं, इनमें कोई यथार्थता नहीं है। अतः सारांश के रूप में ये कहा जा सकता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, स्थिर रहें, तब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निसंदेह सभी परिस्थितियों में लागू होता है। इसी कारण यह एक सर्वव्यापी नियम होता है। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह अप्लाई होता है, सब लोगों पर अप्लाई होता है। टॉन्जिंग ने ठीक ही कहा है, उपयोगिता ह्रास नियम की प्रवृत्ति इतने व्यापक रूप में और इतने कम अपवादों के साथ प्रकट होती है कि इसे सर्वव्यापी कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी। इसके अलावा अब हम इसके कुछ उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व पढ़ेंगे। तो देखिए उपयोगिता ह्रास नियम का पहला जो इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। इस नियम को महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है कीमत निर्धारण में महत्व। भाई वस्तुओं का जो कीमत है वो उसकी मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है, कि अगर मांग ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की कीमत भी ज़्यादा निर्धारित करी जाएगी, पूर्ति कम होगी तो कीमत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारा उपयोगिता ह्रास नियम है इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने में कैसे इम्पोर्टेंट होता है भाई, जब उपयोगिता किसी वस्तु की ज़्यादा होती तो कीमतें ज़्यादा होंगी और उपयोगिता कम होती तो कम भी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक अपने उत्पादन मूल्य का निर्धारण करता है। ये नियम विविध वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। अब ये भी समझें, ये नियम बताता है कि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ाने पर उपभोक्ता को उस वस्तु से क्रमशः घटता हुआ तुष्टिगुण प्राप्त होता। पहले मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे पूर्ति बढ़ती है, परिभाषा भी एक थी, तो उसका तुष्टिगुण धीरे धीरे घटता जाता है। इसलिए उत्पादक विविध वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विविध वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादन की मांग बनी रहे, जिससे उनके उत्पादन की मांग परिणामतः अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पादन उपलब्ध होते हैं। इसीलिए हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग उत्पादन प्रोडक्ट मिलते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों पर आधारित है। ये नियम अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों जैसे मांग का नियम, समसीमांत तुष्टि गुण का नियम, उपभोक्ता की बचत, प्रगतिशील कर प्रणाली आधारित आदि पर आधारित है। तो ये नियम हमारे बहुत और नियम हैं, उन नियम पर भी आधारित है। इनके आधार पर ये और नियम भी बनते हैं। ये नियम जीवन स्तर एवं कार्यक्षमता से संबंध की व्याख्या करता है। यह नियम इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक निश्चित जीवन स्तर की प्राप्ति के पश्चात जीवन स्तर में होने वाली वृद्धि कार्यकुशलता पर क्यों प्रतिकूल प्रभाव, यानी जैसे जैसे हम जीवन स्तर हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी कार्यकुशलता जो है, काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। इस नियम से इसकी भी व्याख्या करता है। यह नियम उत्पादक एवं उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये नियम उत्पादक की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस नियम का उपयोग मांग की प्रवृत्ति को समझने के लिए करता है। कौन?
उत्पादक और जो उपभोक्ता को इस नियम के उपभोग से सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सहायता, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं, सीमित साधन हमारे पास सीमित हैं, तो सीमित साधनों से हम अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करेंगे ये नियम हमें बताया करता है। थैंक यू। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, दोनों मेरे वीडियो को, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक चैप्टर 10th सी का जो उपयोगिता ह्रास नियम का है वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसको आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें से लिख लीजिएगा। कोई दो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख लीजिएगा, 2-4 लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, थैंक यू।